नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक 36 तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट गो लेट गॉड। हमने पिछली बार भी जब भी बात कर रहे थे, डिस्कस किया था अपने सारे दोस्तों से जो हमारे साथ जुड़ते हैं कि भाई ये स्लोगन बड़ा ही इफेक्टिव और दिशा दिखाने वाला है। और शुरुआत के पहले दिन से ही जैसे ही मैं ए में आया और मैंने अपना बॉटम स्वीकार करके रिकवरी के कदम शुरू किए, तो 2-4 दिन के बाद में ही सारी मेरी पास्ट की ज़िंदगी याद आने लग गई। और उसके साथ-साथ ही मेरी तमाम मन के मलाल थे, मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये मेरे से हो नहीं पाया। थोड़ा-सा मैं नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आया हुआ था और काफ़ी डिप्रेशन में था मैं जब मुझे ए का मैसेज मिला। बॉटम हिट किया हुआ था, लेकिन वो बॉटम हिट करने के बावजूद भी मुझे अपनी अवस्था स्वीकार नहीं होती थी। और ये जो मन का कॉन्फ्लिक्ट था कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया? हालाँकि मैं एक ही मीटिंग्स में सुन रहा था कि आई हैव टू एक्सेप्ट माय अल्कोहलिज़्म एंड मूव फॉरवर्ड। और थर्ड स्टेप का जो भी बात करता, और इट वाज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो। जब हम बात करते हैं कि इसका एक मराठी का एक छोटा अनुवाद है, दे देवावर सोडून। और ये दे देवावर सोडून भगवान पे छोड़ दे, कॉन्स्टेंटली हम हमेशा एज न्यू कमर सुनते आया हूँ। और जब भी किसी के साथ में शुरुआत के दिनों में काम करने की बात आती है, बंदे को अभी तक अपनी समस्या भी नहीं पता चली है, एक के प्रोग्राम के बारे में भी पता नहीं चला है, शराब से दूर है, और उसका पुराना जीवन या आने वाले जीवन में भी कैसे कोप अप करेगा। अभी शायद नौकरी गई है, बीवी चली गई है, मैं कैसे लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें इतना श्राउड कर देती है मन को कि वापस से एक ही मीटिंग्स में आके आगे कदम बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं इनसे निजात, भले ही टेम्पररी क्यों ना हो, इससे निजात पा सकूं। और ऐसे में जब ये अप्पा बोलता था लकी दे देवावर सोडून, तो सुनने में अच्छा लगता था, बट हाउ डू आई डू इट। इतना ही नहीं, जब ये लोग बोलते थे तो ये भी समझ में आता था कि ये करना पड़ेगा। और टेम्पररी तौर के ऊपर मैं अपनी इमीडिएट परेशानियों को, ना तो मुझे भगवान तभी समझ में आया था, मेरी तो समस्या कुछ और थी। मेरे तो ये लगता था कि भगवान ने मेरे से बदला लेने के लिए मेरे को ऐसी अवस्था में डाला है, बिकॉज वंस आई वॉज गॉड लविंग एंड देन आई बिकेम गॉड फियरिंग। तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ ही भगवान है, क्योंकि वही मेरे को सजा दे रहा है। एक्चुअली में मेरे अंदर की गिल्ट थी वो, मेरे अंदर का पश्चाताप था। लेकिन भगवान से तो मैं भागा फिरता था, भगवान से मदद मांग नहीं सकता था, क्योंकि डीप डाउन मुझे पता था कि ये गड़बड़ मैंने की हुई, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। खैर, लेट गो लेट गॉड ने, दे देवावर सोडून ने, वो टेम्पररी तौर के ऊपर मुझे प्रेजेंट पे फोकस करने को तैयार कर दिया। और जैसे मैं विटनेस करता गया, लोगों की जिंदगी में आए हुए बदलाव देखता गया, और लोग जब शेयर करते थे मेरे साथ, लकी हम भी ऐसे ही थे। शुरुआत के दिनों में ये समस्याएं आती ही हैं। हम कोई सडनली अपने विचारों को एक बिजली का बटन बंद करने की तरह बंद नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं सोचते आया हूँ, वैसा ही सोचता रहूंगा। हाँ, शराब पीने का एक्शन मैं डर के कारण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सारी परेशानियां, वो समस्याएं झेलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरी अस्त-व्यस्तता, मेरी इरिटेबिलिटी, मेरा डिसकंटेनमेंट, ये सारा मुझे कुछ ना कुछ करने को बेचैन कर रहा है। और इसके सामने बात होती थी, शुरुआत में ये मेंबर बोलते थे ट्राई ए फॉर 90 डेज, अवॉइड स्लिपरी पीपल, स्लिपरी प्लेसेस, ये मत कर। हमने अपने अनुभव से बताया कि हॉल्ट का प्रोग्राम कर। और मेरा मन बेचैन था अपनी अवस्था को अच्छा करने के लिए, वापस से नॉर्मल करने के लिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट
मुझे चैन से जीने नहीं देता था। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अक्सर जो अनुभव ऐसा है कि शुरुआत में आए हुए मेंबर्स वो 90 डेज के पीरियड में अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए चले जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग वापस आते हैं। तो ये शुरुआत के 90 दिन का पीरियड जहाँ पे मैं कुछ अनुभव और नहीं सुनता हूँ, जहाँ पे मैं वो थोड़े से धैर्य की प्राप्ति मीटिंग में हो जाती है, लेकिन मीटिंग के बाद क्या करूँ? जो बाकी के मेरे पास साढ़े 22 घंटे बचते हैं, वो साढ़े 22 घंटों में जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये धैर्य तो विचार छोड़ना पड़ेगा, और ये विचार छोड़ना किसको है मैंने? तो वही कोई ना कोई उच्च शक्ति है, जिसने मुझे आज तक बचाया है, जो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके आई है। तो ही स्टिल लव्स मी, वो मेरा भला चाहती है। भले मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मेरा बदला ले रही है और मैं इतना गुनहगार हूँ कि मैं कैसे उससे कुछ करूँ। तो बोलते हैं कि जैसे हमारे 3 स्टेप्स की बात होती है, आई कांट, ही कैन एंड आई विल लेट हिम। तो अगर मुझे किसी उच्च ताकत को मदद करने के लिए देना है, तो आई हैव टू लेट गो। मैं जब तक उस चीज़ को पकड़ के रखता हूँ, जब तक उसके बारे में विचार करता हूँ, तब तक मेरे अंदर नए थॉट्स नहीं आते, और मैं अपने पुराने विचारों को ही पकड़ के आई एम नॉट लेटिंग गो। इसमें एक हमारा मेंबर बोलता था, ये बोलता था ये अनलर्निंग का प्रोसेस है। नया सीखने से पहले मेरी जो धारणाएं बनी हुई हैं, वो धारणाएं कैसे क्या करूं उसको? तो वो धारणाओं को एक ब्लैंक चेक की तरह लेट गो करना होगा मुझे, नहीं तो ये मेरा जीवन आसान बनाने वाली नहीं है। ये जो मेरे सामने नए विचारों का एक सैलाब बह रहा है, जो लोग शेयर कर करके अपनी जिंदगी में आए हुए बदलाव बता रहे हैं, ये बदलाव रजिस्टर नहीं होंगे। और अगर ये रजिस्टर नहीं होंगे, मैं इसके ऊपर आगे चल नहीं पाऊंगा, तो बाकी चीजें समझ में आना मुश्किल है। फिर शायद मैं ही अपना निर्णय निकाल लूं कि मेरे को समझ में आ गया अभी शराब से कैसे दूर रहना है, और अपनी जिंदगी की समस्याओं को निपटाने में निकल पड़ूंगा। और वही होगा जो आज तक हुआ है। वापस से शराब का ग्लास मेरे हाथ में आएगा। सो लेटिंग गो की शुरुआत शराब पीने के, शराब से दूर रहने के विचार, अभी बंद की हुई को मैं कैसे बंद रखूंगा, मेरी समस्याओं को कैसे फेस करूंगा, इन सब चीजों के साथ में कनेक्ट होता है। और मेरा अनुभव ऐसा है कि जब मेरे दोस्त बोलने लगे और बार बार ये चीज मेरे कान पे आने लगी, और उन्होंने बोला, लकी यार, क्या क्या तेरा नुकसान हो जाएगा बता? लेटिंग गो मीन्स स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो मैं बोलता था, अरे मैं बंद कर दूंगा तो कौन सोचेगा? तो बोलते, देख तेरे लिए कोई तो सोच रहा है, तू ए में आया है, तू तो चल के आया नहीं। तेरे को ये रिकवरी का मैसेज कहीं ना कहीं से मिला हुआ है, तो somebody इज वर्किंग फॉर यू। भले अभी तेरी उसकी समझ क्लियर नहीं है, तू उसको पहचानता नहीं है, लेकिन ये एक बात तो तय है कि कोई ना कोई ताकत तेरे भले के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से तू शराब से दूर है। बोला, हाँ बस वही ताकत है, उसकी समझ हम आगे बनाएंगे। बट तेरे इन विचारों को, तेरी जो कुछ ना कुछ करने की भावना को है, छोड़ ढीला, और लिविंग पे कंसंट्रेट कर। सुबह उठना, अपना काम धंधा करना, बाकी के बताए हुए दिनचर्या पे काम करना, और फिर शाम की मीटिंग करके वापस से प्रार्थना करना। ये जो शुरुआत की लिविंग है, ये लिविंग पे तेरे को आना पड़ेगा, एंड रेस्ट थिंग्स विल फॉलो। तो दोस्तों, ये था एक शुरुआती तौर के ऊपर लेट गो लेट गॉड की मुझे आई हुई समझ। और पुषण, इसको जब ये आगे लेके जाते हैं, तो ये बहुत चीजों में मदद करती है। बट ये शुरुआती दौर, ये थोड़ा सा और भी आगे चलता है। तो बताएंगे आपका शुरुआती दौर कैसे था? नमस्ते भाइयों, मेरा नाम कुशर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। हाय एवरीबॉडी, भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये लेट गो एंड लेट गॉड क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में सुना, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में समझा। लकी, जैसे तू बोल रहा था
पहला सबसे पहला उसका जो तत्व है वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस का है। कई सारी जो चीज़ें जो है वो हमारे मन के खिलाफ होती है। कोई नौकरी हाथ से चली जाती है, कोई छोकरी हाथ से चली जाती है, कोई बहुत चहेता दोस्त है जो दोस्त नहीं रहता है। तो हम ये जो पुराने जो खोए हुए रिश्ते हैं, ये रिश्तों को पकड़ के बैठते हैं और काश अगर ऐसा होता, काश अगर वैसा होता, काश वो व्यक्ति मुझे मिली होती, काश मैं उसके साथ जिंदगी बिताया होता, काश वो नौकरी मुझे मैं नहीं छोड़ता। तो ये जो अफसोस वाली जो बातें हैं, जो मैं भूतकाल के चीजों को पकड़ के रखता हूँ और ये चीजों को छोड़ने के बारे में, बेसिकली लेट गो लेट गॉड इज अबाउट, ये जो पकड़ के रखे हुए जो भूत है ना, ये भूतों को छोड़ने वाला ये स्लोगन है। ऐसी कई सारी मेरे पास्ट में चीजें हैं अनप्लेजेंट, आई कुड हैव डन विदाउट देम। यानी जो भी इंसल्ट्स मैंने मैंने किए या मेरे हुए, जो भी दोस्तियां मेरी टूटी मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से, जो भी रिश्ते मैंने खोए, अभी भी इतने सालों बाद भी कभी कभी वो रिश्तों के बारे में सोचता हूँ तो ये लगता है यार, पड़ गया है अपनी जिंदगी, अपने तरीके से जी रहा है। Now I can say that let go. I have to let go. I remember वो वर्णन करके जो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, वो हमेशा बोलता था रास्ते से जब भी चलते हो ना और सामने से कोई सुंदर सी लड़की आती है तो मन पहले अटक जाता है उसके ऊपर, पकड़ लेता है उसको। सो यू हैव टू लर्न टू से बाय। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी गुड लुकिंग, बट यू आर नॉट फॉर मी। तो हमारा मन ऐसा है कि जो भी हमें अच्छा लगता है वो झट से पकड़ता है और उसके ऊपर हावी होना चाहता है, पजेस करना चाहता है, परमानेंटली अपने लिए रखना चाहता है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्लोगन इज टू लेट गो। जो रिश्ते भी बिटरनेस में होते हैं, तो कई दफा जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी डिवोर्सेस होते हैं या सेपरेशंस होती है, और ये डिवोर्सेस जब भी होते हैं तो ये ख्याल रहता है कि यार कोई तो समझाओ उसको यार। मैं आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, उनकी जो परेशानी, उनका जो अकेलापन, उनका वो जो एक तन्हाई, उनकी एक वो बहुत दिल से ख्वाहिश कि कैसे भी करके वो व्यक्ति को दोबारा पालूं, और वो व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो व्यक्ति या तो दूसरे रिश्ते में एंटर किया होता है या ये रिश्ते ने इतने सारे सदमे दिए होते हैं कि दोबारा मुड़कर ये रिश्ते की तरफ आना नहीं चाहता है। तो ऐसे रिश्ते को जिसको मतलब सफल नहीं कर सकते, वो रिश्ते को छोड़ना अच्छा, उसको भूलना अच्छा। तो ये सब जो है, टू लेटिंग गो मीन्स लर्निंग टू लिव विदाउट, फिर वो रिश्ता हो, फिर वो नौकरी हो, फिर वो संधि हो, फिर वो घर हो, किसी भी प्रकार का हो। ये मैं पहला समझता हूँ इसका जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। जो दूसरा है वो मैं समझता हूँ इट इज अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव। मतलब जो पीछे गया है उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, जो हुआ है वो मेरे भले के लिए ही हुआ है। जो हमारे हिंदी में कहावत होती है, जो भी होता है अपने भले के लिए होता है। तो भगवान ने अगर कुछ किया है तो ये मेरे भले के लिए किया होगा। अगर भगवान ने मेरी नौकरी घलाई है तो समथिंग जो मैं आज नहीं सोच सकता हूँ या जो मैं आज समझ नहीं सकता हूँ, मुझे श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ऊपर वाले ने मेरे भलाई के लिए, इन द लॉन्ग रन, इन द जर्नी ऑफ माय लाइफ, मेरे भले के लिए ही ये चीज की होगी। ये श्रद्धा रखना। अगर मेरा कोई दोस्त खोया हुआ है, वो जो कहानी है, एक बहुत खूबसूरत कहानी है कि एक गरीब फार्मर था और तूफान आता है और उसका पूरा जो घर है वो तहस नहस हो जाता है। तो उसका नेबर बोलता है अरे यार बहुत बुरा हो गया। तो बोलता है क्या, भगवान की इच्छा।
तो समझ में आता है कि वो गांव में जिनका भी घर का नुकसान हुआ है उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो वो फार्मर को पैसा मिल जाता है, अरे वाह 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 बहुत अच्छा आपको पैसा मिला, तो बोलता है भगवान की इच्छा। तो पैसा तो मिल जाता है लेकिन बेटा गैम्बलिंग करने लगता है, दारू पीने लगता है, तो अरे 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 तुम्हारा बेटा शराबी बन गया, तो बोलता है भगवान की इच्छा। तो वो करते करते वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका पैर टूट जाता है, अरे 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 तो हमारे बेटे का पैर टूट गया, वो बोलता है भगवान की इच्छा। तो तभी मिलिट्री के लिए एनलिस्टिंग हो रही होती है और लिस्टिंग में सभी जवानों को पकड़ के लेके जाते, खाली इसकी टांग टूटी हुई है इसके बच्चे को नहीं लेके जाते, और बोलते अरे तुम्हारा बच्चा तो बच गया, तो बोलते हैं भगवान की इच्छा। तो ऐसे हर चीज जो हो रही है मेरे जीवन में वो कुछ ना कुछ मेरे लॉन्ग टर्म में भले के लिए हो रही है। ये जो विश्वास है, ये जो है, ये सेकंड प्रिंसिपल है कि मैंने सौंप दिया है भगवान के हाथ में। जो तीसरा जो है डायमेंशन, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो लकी मैं इसमें देखता हूँ कि जो हम लोग गीता का जो देखते हैं कि कर्म करना अपने हाथ में है, फल जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैंने अपना काम करना है, मैंने अपने डिसीजन लेने हैं, मैंने अपने पात्रता और अपनी समझ के हिसाब से अपना जीवन जीने का प्रयास करना है, लेकिन आगे क्या होना है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। और जैसे प्रयत्न करना मेरे हाथ में है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है। तो मैंने पूरा प्रयास करना है और फिर छोड़ देना है उसको और सौंप देना है भगवान के हाथों के, भाई अब तू जो समझेगा वैसा इसको नतीजा दे, और जो भी तेरा नतीजा होगा, जो भी तेरा निर्णय होगा वो मुझे मान्य है। एक डायमेंशन जो मैं अभी सोच रहा था, जो तू बात कर रहा था, कि जब भी कुछ लोगों ने हमको हर्ट किया हुआ है या आज भी हमको हर्ट कर रहे हैं या कोई नुकसान कर रहे हैं, तो ये लोगों को माफ करना, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल इसमें मुझे दिखता है कि मैंने इनको पनिश करने के बदले उनको अपने हाल पे छोड़ देना, कि भगवान जानता है और वो समय के साथ में अपनी लाठी दिखाएगा, जो गलत किया है उसको देगा और जो सही है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं वो रिजेंटमेंट्स को पकड़ के उसका खुन्नस दिल में रख के किसी के जान के ऊपर मतलब मैं इसका बदला लेके रहूंगा, इस प्रकार की खुन्नस अपने मन में रहने के बजाय मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और छोड़ दूं कि प्रभु ये खोया हुआ आदमी है, ये मेरे से ज्यादा बीमार है, ये शायद समझता नहीं है ये आज क्या कर रहा है, इसको भी तू, जैसे तूने मेरे को राह दिखाई वैसे तू भी इसको भी राह दिखा। यानी मेरा काम, मैं अगर लेफ्ट टू माई सेल्फ प्रोबेबली मैं उसको दिमाग में लेकर चलते रहूंगा, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया है उसको, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भगवान तू ही जानता है इसको कि इसके बारे में क्या करना है, इट इज नॉट माई जॉब। सो और लास्ट जो एक पर्सपेक्टिव मुझे इसमें दिखता है वो ये है कि जब भी मैं ए में आता हूँ या जीवन में सफलता पाता हूँ, किसी भी प्रकार की आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता या सोबराइटी, ये जब भी मैं पाता हूँ तो कुछ समय के बाद में मुझे ऐसे लगने लगता है कि अब मुझे ज्यादा अक्ल आ गई है, मैं ज्यादा समझता हूँ और मैं अपना जो ईगो है वो मतलब सोबराइटी में भी मैं ईगो लगाने लगता हूँ। सो दिस इज अबाउट लेटिंग माई इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज गो। मेरा जो हर चीज को एनालाइज करने की जो प्रवृत्ति है, वो एनालिसिस करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना कि छोड़ यार, हर चीज को मैंने कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को मैं लॉजिकली डिसाइफर नहीं कर सकता हूँ। अभी के हालात में देखता हूँ, रोज सुबह उठ के मैं तीन तरीके से सोचता हूँ कि ये कोविड के सिचुएशन के बाद में ये धंधे का मैं कैसे संभालूंगा और कैसे संवारूंगा और कैसे बचूंगा, और रोज शाम तक सोच के क्या होने वाला है, जब होने वाला है और जैसे होने वाला है तैसे होने का। जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे से नहीं होता है, उस दिन बंद करके बैठ जाऊंगा चुपचाप और आराम करूंगा और एंजॉय करूंगा। सलाह इतना, मतलब
हर सुबह मैं ये सोचता हूँ कि अपने इंटेलेक्ट के भरोसे पर मैंने कुछ ना कुछ करना चाहिए, और शाम तक सोच सोच के जब थक जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि छोड़ दे यार भगवान के हवाले। अगर उसने इतने साल अगर व्यवस्थित निकाले हैं तो आगे की भी ठीक ही निकाल लेगा। तो इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन कि मैं एक पॉइंट के आगे ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है। जो होना है वो उच्च शक्ति के हाथों ही होना है, उसको जैसे समझता है उसी तरीके से होना है। तो ये कुछ 4-5 डायमेंशंस मुझे दिखाई देते हैं ये स्लोगन में। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसमें आइडेंटिफिकेशन मिला होगा, क्योंकि हर जगह पे जहां मैं अहम को छोड़ के ऊपर वाले के हाथ में सौंपने का बात करता हूँ, तो बात करने को बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस करने को बहुत मुश्किल है। करेक्ट। मुझे याद आया भूषण, जस्ट एक शुरुआती दौर, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो लेटिंग गो इज व्हाट वी हैव टू डू थ्रू आउट। इन्वेंटरी लेने के बाद में व्हेन यू कम आउट विथ योर फियर्स एंड योर डिफेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या, एंड देन द एंटायर लाइफ इज अबाउट लेटिंग गो ऑफ थिंग्स व्हिच यू फील कि ये हमारे ऑर्नामेंट्स थे, ये हमारे अस्त्र शस्त्र थे। खैर, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, मैं जब 95 में ए में आया, मैं आया दिसंबर में, और जुलाई महीने में मैंने 4-5 साल की मेहनत से खड़ी की हुई एक कंपनी जो कि पंजाब में थी। आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अल्कोहलिज्म बाय ए जियोग्राफिकल चेंज। मैं ऐसा मन में सोच रहा था कि मैं इधर से पंजाब चला जाऊंगा, सब बदली हो जाएगा, तो मे बी आई विल नॉट ड्रिंक। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। वो बड़ी मेहनत के बाद खड़ी की, और एक छोटे से इंसिडेंट में मैंने बहुत बड़ा गाली गलौज करके तांडव नृत्य किया, एंड इट वाज लाइक मैंने छोड़ के आ गया। आई लेफ्ट इट टू माई पार्टनर, तेरे को देना होगा तो देना, नहीं देना होगा तो मत देना। और उसने कुछ पेपर वेपर बनाए, मैंने आनंद फानंद में साइन वाइन करके दे दिए सब, और मैं दिसंबर महीने में आ गया ए में। और ए में आने के बाद में 15-20 दिन के बाद में मेरे को साली याद आने लग गई, अरे मेरी कंपनी, मैंने 4 साल मेहनत की, इतना कष्ट करके खड़ा किया, और मैंने छोड़ी भी कौड़ियों के मोल। और ये चीज ने मेरे को 15 दिन के बाद, वो जरा पिंक क्लाउड स्टेज खत्म हो गई, जीने नहीं दिया। आई वांटेड टू, वो मुद्दा मैं निकालना चाहता था। फिर मैं अपने ओल्ड टाइमर से बात किया, तो उसमें एक एडवोकेट भी था। तो उसने बोला, लकी चल बता मेरे को तूने क्या क्या किया। तो मैंने बताया उसको। अरे बोलता, तू तो रेलिंक्विशमेंट डीड के ऊपर साइन करके आया, इसको चैलेंज तू अभी भी कर सकता है, 3 साल के बाद में भी कर सकता है, डोंट वरी, तेरे पास 3 साल का टाइम है। अभी के लिए फॉरगेट इट। अभी वो फॉरगेट इट बोल के चला गया। लेकिन दूसरा जो बंदा था, उसने मेरे को प्यार से बोला, लकी दे देवावर सोडून तुझ्या असेल ना तर येईल, हे परमेश्वर बसलेला। जो अभी भूषण ने शेयर किया, एग्जैक्टली वही चीज थी। और फिर मुझे पता लगा कि भैया, मेरे से जो अपेक्षित है वो मैंने करते रहना है, और मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो मैंने छोड़ देनी है। तो जो कुछ भी अपेक्षाओं में था, वेदर वो जायज था या नाजायज था, वो सारे के सारे के ऊपर अपनी पकड़ ढीली कर देनी है। और जो मेरे से अपेक्षित है, वो अपेक्षित पे ही कंसंट्रेट करना है। यानी कि मैं ए मेंबर हूं, तो मैंने प्यार से एक ही मीटिंग करनी है, बिगर अपना मन बंद किए। मेरे परिवार में मैं पति बेटा जो कुछ भी हो, मेरे कर्तव्य निभाने सारे अपेक्षित हैं। दैट आई कैनॉट लेट गो, वो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरी जो अपेक्षाएं हैं, दे हैव टू गो, दे हैव टू गो, दे हैव टू गो वेयर, दे हैव टू गो टू द हायर पावर, एंड दैट हायर पावर विल कम बैक टू यू विथ व्हाट इज गुड फॉर यू। और तेरे को तब तक अपना काम करते जाना है। सो एज यू सेड, ये एक मेरा अनुभव था जिसने मुझे शुरुआत में काफी सताया। बट ये लेट गो भगवान के पास सौंप दिया है, पता नहीं क्या होगा, बट इमेजिनरी लेवल पे मैंने किसी बड़े के हाथ में दिए करते करते मैं टाल सका। एंड आफ्टर 2 years मैं ये थॉट के साथ में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इट वाज एन इशू ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे हाथ से गई है, उसके बारे में सोच के कुछ भी होने वाला नहीं है। आई बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स ऑन हैंड। और अगर मैंने एक बार बनाई है तो दोबारा भी बना सकता हूँ। इट इज बेटर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट आई कैन डू। अनुभव याद आया मुझे। जी। हाँ, मेरा मेरा जो लोग जानते नहीं होंगे, मेरा एक ही बेटा है।
और हमेशा से ही हम लोग ये सोचते रहे कि ये बड़ा होगा और मैंने जो बिजनेस शुरू किया हुआ है बिजनेस संभालेगा। तो हम लोगों ने उसका एजुकेशन भी उसको ऐसे ही इनकरेज किया कि वो मैनेजमेंट सीखे, फिर उसको फैमिली बिजनेस संभालने के लिए स्पेशल डिग्री करवाया। और फिर 2011 में वो मेरा बिजनेस उसने फाइनली ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पहले चॉइस नहीं दिया था, मैंने चॉइस दिया था कि तेरे को अगर कुछ तेरे सब दोस्त लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, फॉरेन स्टडीज जा रहे, तेरे को भी जाने का होगा तो जा। लेकिन उसको भी समझ में आ रहा था, उसको भी दिखाई दे रहा था कि अपना बाप का धंधा है, ये इंजीनियर डॉक्टर बन के क्या होएगा, उससे अच्छा बेटर है मैं एमबीए वगैरह करूँ और अपना बाप का धंधा संभालूं। तो वो भी मन से तैयार ही हो रहा था और उसने फाइनली बिजनेस ज्वाइन किया। और बिजनेस ज्वाइन करके जब भी कुछ समय बीतने लगा तो मुझे रियलाइज होने लगा कि मैंने थोड़ा सा गलती किया है। इसको पहले थोड़ा सा कुछ दूसरा अनुभव देना चाहिए था, दूसरे कई कंपनी में डिसिप्लिन में काम करने का एक्सपीरियंस देना चाहिए था। डायरेक्टली लाके सेठ का बेटा करके इधर बिठा दिया। अब ये कोई काम तो करता नहीं है क्योंकि दूसरा कोई इसको काम करने देता नहीं है और अनुभव तो है नहीं इसके पास, तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और छोटा मोटा काम कोई करने देता नहीं है। और मैं कितना भी सिखाऊं तो जैसे वो मेरे को देखता था और मैं जो भी करता हूँ उसी को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता था। धीरे 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 3-4 साल में मैं और मेरी बीवी चिंतित होने लगी कि यार ये कैसा होएगा, ये लड़का कैसे, मतलब काम तो कुछ नया कुछ इनिशिएटिव दिखाता नहीं है, कुछ करने की इसको इच्छा दिखती नहीं है। बस ये अपने ही धुन में है, अपने ही तौर तरीके से चल रहा है, इसका कैसे होगा। फिर भी धीरे 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 कुछ साल चले गए और हाँ फाइनली उसका शादी का उसी के पसंद की लड़की के साथ, उसी के स्कूल की साथ में लड़की के साथ में उसका शादी करने का डिसाइड हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि फाइनली अब मेरा बेटा शादी भी कर लेगा, मेरी बहू भी आ जाएगी घर में। अब बेटा भी बिजनेस संवर लेगा, बहू भी बिजनेस में आ जाएगी या बहू कुछ दूसरा करेगी तो इसको कम से कम अभी जिम्मेदारी तो आ ही जाएगी वगैरह वगैरह, ये हम लोग की सोच थी। और शादी के कुछ 4-6 महीने पहले दोनों ने आके हमसे बात किया कि शादी के बाद में हम लोग कुछ साल ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं। अब पहला तो वो बड़े डर डर के उन्होंने बात छेड़ी क्योंकि मेरे बहू को ऐसे लग रहा था कि मैं उसको बिल्कुल मना कर दूंगा। फिर मैंने और मेरे बीवी ने बैठ के निर्णय लिया कि अगर ये यहाँ रुकेगा तो वैसे भी मैं जानता हूँ कि ये कुछ ज्यादा सीख नहीं पाया है, आटे दाल का भाव तो इसको पता नहीं है। तो जाने दे इसको, जो भी करना है उसको समझने दे, सीखने दे, अपने पैरों पे खड़ा होने दे। लेकिन सामने ये भी चीज था कि ये जो भी परदेश जाता है वो जल्दी से वापस आता नहीं, और आया तो भी यहाँ आकर वापस खुश नहीं होता है। तो कैसा होगा फिर। हमने दोनों ने निर्णय लिया कि जो भी उसके नसीब में होना है वो उसके नसीब में होना है। देर इज ओनली अ पॉइंट टू विच वी कैन कंट्रोल। हम लोग एक समय तक और एक चीज तक ही किसी की जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। आखिर उसने जिंदगी कैसी जीनी है और क्या समस्याओं का सामना उसको करना है, वो इट इज बिटवीन हिम एंड हिज हायर पावर, उसका जो गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें है। और हमने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुमको जाना है तो जाओ। दोनों जन चले गए, 3 साल हो गए अभी, दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल्ड है। और आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि जब ये माहौल है, अनसर्टेनिटी है, बिजनेस के कोई ठिकाने नहीं लगते हैं, कोई फ्यूचर नहीं लगता, कोई ऑप्टिमिज्म ज्यादा लगता नहीं है कि मार्केट में ये कुछ जान आएगी या वापस सिचुएशन सुधरेगी। और मैं शांति से बैठ के सोचता हूँ कि थैंक गॉड, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट कि मेरा बेटा और बहू दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, वेरी वेल सेटल्ड है। दोनों के जॉब को ये कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा सा घर भी ले लिया उन्होंने। सो दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग हैप्पीली। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं अपने बेटे को कंट्रोल करा के रख देता था, क्योंकि मेरी वो नियत ही वो है, मेरा स्वभाव ही वो है कि मेरे अगल बगल की हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को मैं अपने ढंग से कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जितना मैं लोगों को ढील देता हूँ ना, वो
वो डेस्टिनी बराबर उनको भी रास्ता दिखा देती है और मेरे को भी रास्ता दिखा देती है। दोस्तों बड़ा अजीब सा है कि द मोर यू लेट गो, द मोर यू लर्न अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट अदर पीपल। तो ये एक डायमेंशन है जो मुझे दिखता है ये स्लोगन में, कि छोड़ देने से ही व्यक्ति की फितरत समझती है, सिचुएशन की असलियत समझ में आती है। जब तक पकड़ के बैठते हैं तो हम बहुत करीब से किसी चीज को देखते हैं तो वो चीज साफ देती है, थोड़ा सा दूर जाने के बाद में ही चीजें साफ दिखने लगती है। अभी एक लकी ने एक बहुत खूबसूरत थॉट इसके ऊपर डाला था, थॉट अपना शेयर किया था। तो that thought is about accepting in small doses, यानी कि मेरा जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ लिविंग है, यानी अभी जो मेरा जो ये जीने का जो नया ढंग है, वन डे एट अ टाइम का जो ये जीने का ढंग है, तो कई सारी चीजें है जिंदगी में जो मुझे छोड़नी पड़ी है। यानी मेरे साथ वाले लोग हैं जो शायद आगे चले गए होंगे करियर में, किसी का बंगला हो गया होगा, किसी के पास गाड़ी आ गई होगी, कोई अमेरिका चला गया होगा, किसी के बच्चे फॉरेन स्कूल्स में पढ़ते होंगे। तो लोग फाइनेंशियली प्रतिष्ठा में अलग अलग ढंग से कई सारे मामले में आगे चले गए हैं, और वो उनके आगे जाने का मुझे खौफ नहीं है, उनके आगे जाने का मुझे परेशानी नहीं है। मेरा परेशानी ये है कि मैं पीछे रह गया हूँ और उसके वजह से मेरे मन में बहुत सारी अपेक्षाएं रह गई है, जो अनफुलफिल्ड अपेक्षाएं है। यानी ऐसे कई सारे विचार मेरे मन में है कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये मुझे ये मिल पाता। तो ये जो अपेक्षा है, ये टेम्पटेशन जो है, ये मुझे आउट ऑफ कंपैरिजन, आउट ऑफ लिविंग लाइफ इन कम्युनिटी, मुझे ये सब चीजें आती है। तो मेरे पास जो टूल दिया हुआ है कि ये जो चीज है, ये हर चीज मुझे हासिल होगी और इससे भी ज्यादा, लेकिन मुझे ये बेबी स्टेप से हासिल करनी है। मतलब वन डे एट अ टाइम का जो हमारा तत्व है, उससे हासिल करना है। फिर वो कोई मेरे ऊपर आया हुआ संकट क्यों नहीं हो, या मेरे मन की कोई डीप ख्वाहिश क्यों नहीं हो। दोस्तों मैंने सचमुच नहीं सोचा था, जब भी मैं शराब के साथ में झगड़ रहा था आखिरी कुछ दिन, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी भी जिंदगी में सेल्फ सफिशिएंट बन पाऊंगा, आत्मनिर्भर बन पाऊंगा, सफिशिएंट कमा पाऊंगा, समाज में प्रतिष्ठा ला पाऊंगा। ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि इतना कब कर पाऊंगा, सोचा नहीं था। बट ये सब हासिल हुआ वन डे एट अ टाइम। सो आई वुड से कि लेट गो लेट गॉड इज ऑल्सो अबाउट डूइंग माई बिट। अगर मेरा मेरा सपना है कि मेरा खुद का एक मकान होना चाहिए, तो मुझे मेरा जो काम है वो आज का आज करना पड़ेगा। अगर मेरा सपना है कि मुझे BMW चाहिए या कोई भी अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आज का काम आज करना पड़ने वाला है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू कैन बी अचीव्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस ही चली गई तो संन्यास लेके मुझे जाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस तो रहेगी, और अगर मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस कम कर भी लूंगा तो भी मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस रहेगी, मेरे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, सब समाज की एक्सपेक्टेशंस रहेगी मेरे पास से। और हर चीज से मैं कहाँ भागते घूमूंगा। मैं संन्यास्त नहीं होने वाला हूँ, मुझे समाज में रहना है, अपेक्षाओं के साथ जीना है, और वो हर एक अपेक्षा को अपने मन का संतुलन बिना खोए पूरा करने का प्रयास करने का है। तो दोस्त मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी अपेक्षा से भागो या बचो। अपनी अपेक्षाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका आज का जो हिस्सा है वो पूरा करने का प्रयास करो, और सभी आपकी अपेक्षा है ये फुलफिल हो जाएगी।